हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और आज से स्टार्ट होने जा रहा है हमारा नया सेशन। तो नए सेशन को स्टार्ट करने से पहले और क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा। ठीक है, थ्योरी में कितने हमारे पास चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं, उनका वेटेज क्या क्या है, यानी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम्स में। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल में कौन कौन से चैप्टर आपके पास है या किससे रिलेटेड क्या क्या प्रैक्टिकल के टाइटल है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो कि हमने क्लास 11th में भी देखा था, कि केमिस्ट्री हमारे पास 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड है लगभग। एक जो हमें थ्योरी पार्ट पढ़ना है वो, उसमें एक फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हम चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, या पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर फिजिकल फिर इनऑर्गेनिक, या फिर जो हमें चैप्टर दिए गए हैं सीरियल वाइज वैसे भी हम पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स है। कुछ पहले हमारे पास फिजिकल के चैप्टर हैं, फिर इनऑर्गेनिक है और लास्ट में ऑर्गेनिक के चैप्टर है। तो चलिए एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है थ्योरी का, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है टोटल 10 चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, जिससे अराउंड 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में टोटल जो है 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और जिसमें हमें टाइम मिलता है 3 आवर्स का। ठीक है, चलिए अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। क्लास 11th में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ टॉपिक जो है वहां से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास है। तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था होमोजीनस, हेट्रोजीनस, तो वही सब। ठीक है, तो इसके अलावा और सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैसेस, लिक्विड इन गैसेस, ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक है, ये तो वही बात हो गई। फिर अगला सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड में पढ़ना है हमें। फिर सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात करनी, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर राउल्ट्स लॉ से काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राउल्ट्स लॉ तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहली हमारी RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग एंड ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर अगला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस भी करनी है चैप्टर में और इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और इम्पॉर्टेंट एक और यहाँ पर आ गया टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो लगभग इन्हीं टॉपिक से हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, तीनों चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा जाता है लगभग 9 मार्क्स के क्वेश्चन, और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन, ईएमएफ, किसी सेल का ईएमएफ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फिर एसईपी यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नर्न्स इक्वेशन क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है, फिर गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करनी है, ईएमएफ ऑफ अ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि कंडक्टेंस है इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, फिर खौरोश लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्टिविटी, फिर ड्राई सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल,
ठीक है, लेड एक्यूमुलेटर और फ्यूल सेल कोरोजन। तो कुछ कुछ टॉपिक थोड़ा इजी भी हैं और कुछ कुछ में हमें जो है काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिकल काइनेटिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में बात करनी है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फिर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। अगला है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। तो ये काफी इजी है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी निकालना। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर हमें डेरिवेशंस भी पढ़नी है। फिर ये इंपॉर्टेंट है रेट लॉ एंड कंसंट्रेशन, सॉरी रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस और हाफ लाइफ। ठीक, फिर कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक्टिवेशन एनर्जी और आर्नियस इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं से ही पूछा जाता है। ठीक है, अगला है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डीएनएफ ब्लॉक। तो डीएनएफ ब्लॉक तो हम जानते हैं, जो डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, वो कलर शो करते हैं, उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वही सब हमें डी और एफ ब्लॉक में पढ़ना है, सारे एलिमेंट, उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनके बारे में सब कुछ, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी। फिर अगला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फिर हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करनी है। ठीक है, हमें कुछ हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें जो है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के बारे में बात करनी है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब तो हमें डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन में बच्चों हमें बात करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, यानी कि लीगेंड की, किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कैसे उनका नाम लिखा जाएगा, बॉन्डिंग, वर्नर्स थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट है, वीबीटी, सीएफटी। अच्छा, ये वीबीटी जो थ्योरी है वो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, क्लास 11th में पढ़ी हुई थी, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी हमने वीबीटी। ठीक है, तो वो वीबीटी नहीं है ये, मतलब थोड़ा बहुत उससे ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा और हायर लेवल पे हमें पढ़ना है। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनका जो मेटल का एक्सट्रैक्शन, बायोलॉजिकल सिस्टम, इसके बारे में भी बात करनी है, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करनी है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 5 और यूनिट 4 दोनों। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कम चैप्टर हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्यादा चैप्टर हैं, यानी कि एक बड़ा जो पार्ट है वो किसका, कौन कवर कर रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रही है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला है चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, सारे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर है। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जहां पर हमें हेलो एल्केन्स के बारे में, हेलो अरीन्स के बारे में, इनका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दोनों के अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, ये सभी हमें यहाँ पर पढ़ना है। हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के बारे में लगभग 6 नंबर का पूछा जाता है। फिर एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अलग अलग मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। ठीक है, और कुछ जो सेम सेम भी है वो भी पढ़ने हैं। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, ये सभी हमें पढ़ना है। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये सभी हमें पढ़ना है, लगभग 6 मार्क्स का पूछा जाता है। अगला है चैप्टर 8 जो कि है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमें इन तीनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड देखने हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन, कुछ एडिशनल केमिकल रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर पढ़नी, और यूजेस, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ कॉमन मेथड्स जिनसे हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, तो वो भी पढ़ने हैं, और स्पेसिफिक मेथड्स भी हैं एल्डिहाइड के अलग और कीटोन्स के अलग, तो वो भी हमें पढ़ना है। अगला एमाइंस, एमाइंस के लिए भी जो हमने बाकियों में पढ़ा वो सारे टॉपिक हमें एमाइंस के लिए भी पढ़ने हैं। और बच्चों एल्डिहाइड कीटोन से लगभग 8 मार्क्स का पूछा जाता है, एमाइन से पूछा जाता है 6 मार्क्स का। फिर लास्ट में हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल, जिससे आते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, एल्डोल्स, एल्डोज और कीटोन्स, फिर मोनोसैकेराइड्स पढ़ना है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करनी है, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में। फिर प्रोटीन्स के बारे में भी सेम, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, एंजाइम्स के बारे में बात करनी है, और हार्मोन एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्मोन एलिमेंट्री आइडिया भी पढ़ना है। और अगला हमारे पास विटामिन, इसका क्लासिफिकेशन और फंक्शन पढ़ना है, और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए हमें, ठीक है। तो ये सभी मिल करके हमारा आता है 70 मार्क्स का पेपर। आप देख रहे होंगे कि ज्यादा जो मार्क्स कवर, वैसे तो लगभग सबसे बराबर ही है ना, सबसे मिला करके अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक का पोर्शन ज्यादा है और उससे ज्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है। फिजिकल के लगभग हमारे पास केवल 3 ही चैप्टर है, और इनऑर्गेनिक के तो बहुत कम, केवल 2 ही चैप्टर है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर है वो आपस में रिलेटेड भी है, हम पढ़ेंगे तो अगर हम दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि पहले हमने डीएनएफ ब्लॉक पढ़ लिया, फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, तो हमें ज्यादा अच्छे से भी समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इंटरनल में 15 मार्क्स का और एक्सटर्नल में 15 मार्क्स का। तो प्रोजेक्ट वर्क होगा, आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा, फिर कंटिन्यूस असेसमेंट होगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फिर सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट और वाइवा। तो ये सब मिला करके आपका जो 30 मार्क्स का, 15 मार्क्स का इंटरनल और 15 मार्क्स का एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। तो एक बार आप यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि है सॉल्यूशन। और हम बच्चों पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इनऑर्गेनिक और लास्ट में ऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए, तो इतना आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन होते क्या है? तो ये हमें पता है, किसी भी होमोजेनस मिक्सचर को, होमोजेनस मिक्सचर जैसे कि सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन कहा जाएगा, इसे होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट की। अगला है होमोजेनस मिक्सचर मींस कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या होंगी? यूनिफॉर्म होंगी, समान होंगी, कि थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि पूरे मिक्सचर में। जैसे मान लीजिए हमने सॉल्ट वाटर का एक मिक्सचर बनाया, ठीक है। मान लो हमने ये जो लिया और इसमें डाला सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट वाटर का एक मिक्सचर बना है। अच्छा, आज हम केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के। तो हमने सॉल्ट और वाटर का एक मिक्सचर बनाया, ठीक है। तो इसको हमने किसी स्टिरर या किसी चम्मच की मदद से स्टिर कर लिया, यानी कि घोलने की कोशिश करी और घोल लिया। तो हमें क्या दिखेगा? सॉल्ट वाटर ऐसा दिखेगा, ठीक है, सिंपल सा। तो क्या हमें इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, ठीक है। वाटर ही वाटर दिखेगा,
जब तक हमने इसे टेस्ट नहीं किया तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्ट भी है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है इसको, ये बनाता है इसे होमोजेनस मिक्सचर, जहां पर हम दूसरे कंपोनेंट को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर। अब दूसरी बात ये है बच्चों कि अगर हम इसको यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से टेस्ट करें, यहाँ से या कहीं से भी टेस्ट करें, इसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यानी कि जितना सॉल्टी है यहाँ पर होगा उतना ही सॉल्टी है यहाँ पर होगा। या इस सॉल्यूशन को निकाल करके हम क्या कर लें, छोटे छोटे ग्लासेस में फिल कर ले इक्वल अमाउंट में। ठीक है, सब में मान लो हमने इक्वल अमाउंट में फिल किया है, तो हम क्या देखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इस ग्लास में वाटर जो है फर्स्ट वाले में जो है ज्यादा सॉल्टी है, सेकंड में कम सॉल्टी है, थर्ड में ज्यादा सॉल्टी है, फोर्थ में बहुत कम सॉल्टी है, फिफ्थ में सॉल्टी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, ये सारे ही क्या होंगे, इक्वली सॉल्टी होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जो सॉल्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ये जो कंपोनेंट है वो वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। जनरली the components that is present in the largest quantity is known as solvent। तो अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक सॉल्यूशन हम किसे कह रहे हैं, एक सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूशन बनता है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है दो कंपोनेंट से, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो जैसे हमने कहा सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, तो हमने कहा कि 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया हमने 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व किया 100 ग्राम वाटर में। तो हमने क्या देखा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, ये मिल करके सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, हमने कहा सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, यानी कि एक विलय और एक विलायक। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो इसको पता लगाने के दो मेथड। ठीक है, एक तो हम देख करके पता लगा सकते हैं, कैसे, देखो जो क्वांटिटी में कम होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा और जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। जैसे हम कह रहे हैं सॉल्ट को हमने वाटर में डाला, या हम कहें कि 10 ग्राम यूरिया है, यूरिया को हमने वाटर में डाला। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो कम क्वांटिटी में है वो है सॉल्यूट और जो ज्यादा क्वांटिटी में उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर है, जैसे यहाँ पर सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो वही कहा प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में उसे सॉल्वेंट कहेंगे। तो यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, बाकी कंपोनेंट अदर देन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट, और सॉल्वेंट के बाद जो कंपोनेंट बचता है वो तो सॉल्यूट ही होगा। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, तो जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूट होगा। क्लियर है इतना, चलिए इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए क्लियर हो गया इतना। अब हम अलग अलग सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज हमें समझनी है कि जैसे अभी हमने बात की कि कैसे पता लगाएंगे किसी भी सॉल्यूशन के बारे में, तो एक तो हमने बात की कि डिपेंडिंग ऑन अमाउंट, पहला क्या था, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट। अमाउंट पे कैसे कैसे बताया हमने, यानी कि जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। दूसरा है डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट। तो अभी हमने बात की थी ना कि दो तरीके से हम बता सकते हैं, पहला तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो लार्जर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है। ठीक है, दूसरा है डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट। अब ऐसे कैसे बताएंगे हम फिजिकल स्टेट से, देखो मान लो हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, अब इसमें हमने डाला, क्या डाला, हमने डाला NaCl, NaCl दैट इज सॉल्ट। अब ये है सॉलिड स्टेट में, और इसमें डाला है वाटर जो कि है लिक्विड स्टेट में। अब जो हमारा इससे मिल करके फाइनल सॉल्यूशन बनेगा
फाइनल सॉल्यूशन बनेगा तो वो कैसा होगा, वो भी लिक्विड ही होगा। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। अगर हम वैसे देखें, वैसे तो पता चल रहा है लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। यानी कि जो फाइनल सॉल्यूशन है और वो जिससे रिजेंबल करेगा वही क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर वाटर और फाइनल सॉल्यूशन दोनों ही क्या है, लिक्विड है। ठीक है, देखिए फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है तो वाटर क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है, समझ में आया, फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है और ये हमारे पास वाटर भी लिक्विड में है तो वाटर ही क्या होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। बाकी जो NaCl है वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा। क्लियर है इतना। चलिए, और अमाउंट की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया हमने 100 ग्राम वाटर के साथ, या जहां पर फिजिकल स्टेट सेम है। ठीक है, फिजिकल स्टेट सेम है यानी कि देखो फिजिकल स्टेट सेम होने का मतलब है, जैसे हमने कहा कि 10 ग्राम इथेनॉल, 10 ग्राम नहीं 10 ml, ठीक है, 10 ml इथेनॉल को डिसॉल्व किया हमने 100 ml वाटर में। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या आप बता सकते हो, हाँ जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जो कम है वो सॉल्यूट। लेकिन इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, और रिवर्स करके हम ये कह रहे हैं कि 100 ml इथेनॉल डिसॉल्व इन 10 ml वाटर, तो यहाँ पर आप सॉल्यूट सॉल्वेंट बदल जाएंगे क्या, हाँ बदल जाएंगे, अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि। ठीक है, तो अमाउंट पर, फिजिकल स्टेट पर कैसे कैसे हम बता पाएंगे, ये अब हमें समझ में आ गया है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है, तो क्या बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड। अच्छा, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं। ठीक है, क्या बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड। जैसे कि अलॉयज लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो क्या होंगे, अलॉय, सॉलिड इन सॉलिड क्या हो गए, अलॉय हो गए। अब लिक्विड अगर सॉल्यूट है, सॉल्यूट आप समझ रहे हैं जो कम मात्रा में है, लिक्विड अगर सॉल्यूट है और सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड। क्या बनेगा, लिक्विड इन सॉलिड। तो ये बनाता है अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद Na, जैसे एग्जांपल है मर्क्यूरी विद Na, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 या FeSO4 डॉट 7H2। ठीक है, तो क्या बना रहा है, जैसे ही मर्क्यूरी का अमलगम है विद Na। चल, अगला है गैस, अगर हमारा सॉल्यूट है और सॉलिड है सॉल्वेंट, तो क्या होगा, गैस इन सॉलिड। ठीक है, टाइप क्या बन जाएगा, गैस इन सॉलिड। एग्जांपल की बात करें, जैसे गैस डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, जैसे मिनरल में गैसेस डिसॉल्व होती हैं। ये सॉल्यूशन ऑफ H2 इन Pb, पैलेडियम, यानी कि H2 का सॉल्यूशन पैलेडियम में। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में है तो सॉलिड इन लिक्विड, एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉलिड है और पानी लिक्विड है, सॉल्ट सॉल्यूशन या I2 इन CCl4। अगला है लिक्विड लिक्विड, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड, जैसे हम बोले एल्कोहल इन वाटर, तो दोनों ही लिक्विड हैं, जो हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा पीछे। या हम कहें बेंजीन इन टॉलिन, दोनों ही क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अगला है गैस लिक्विड, यानी कि गैस इन लिक्विड, गैस को डिसॉल्व करा है लिक्विड में, तो CO2 इन वाटर, है ना, वाटर, CO2 इन वाटर, या NH3 इन वाटर, अमोनिया इन वाटर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। अब गैसियस सॉल्यूशन में सॉलिड गैस, यानी कि सॉलिड इन गैस, जैसे आयोडीन वेपर्स इन एयर, कैंपर वेपर्स इन N2। ठीक है, अगला है लिक्विड गैस, यानी कि लिक्विड इन गैस, जैसे वाटर वेपर इन एयर, लिक्विड इन गैस ही तो है, CaCl3 वेपर्स इन N2। अगला है गैस इन गैस, जैसे कि एयर है, O2 और N2 मिक्स है ना इसमें, ये क्या होगा, गैस इन गैस। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। वैसे तो हम इन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक आपको हिंट मिल जाती है यहाँ पर कि लिक्विड इन लिक्विड के बारे में भी हमने यहाँ पर बात करनी है, बहुत डिटेल में भी डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया और यहाँ पर एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया कि सॉल्यूशन होते क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट देख लिए कि क्या टाइप के सॉल्यूशन ये बनाते हैं और एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। बच्चों, बाकी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।